हेलो क्लास 11th की बच्चों और बच्चियाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 11th का जो अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी आपको देंगे। पद्धति के बारे में बताएंगे, कितनी पद्धति थी, 5 जगत के बारे में बताएंगे, जगत का पूरा फुल डिटेल यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का अध्याय 2 है, उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं इसमें आपसे बहुत ढेर सारी बातें करते हुए चलूँगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीकी से समझाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल आपसे कनेक्ट होकर बातें करना बताऊँगा, बिल्कुल उसको अच्छे से समझाऊँगा। और यहाँ पे मैं एक वादा करता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, जीव जगत का वर्गीकरण, यहाँ पे तुम जितना समझोगे, जितना पढ़ोगे, वो तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहने वाला है, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ बल्कि उसको बहुत बेहतर तरीके से समझाता हूँ। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जीव जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीव जगत क्या होता है। जीव जगत का मतलब होता है जहाँ पर सजीव चीजें रहती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीव जगत। सजीव क्या होती हैं? जिसमें पादप आते हैं, जंतु आते हैं, कवक आते हैं, ये सब चीजें जिसमें आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीव जगत। लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड का मतलब होता है सजीव, लिविंग का मतलब होता है सजीव। ठीक है, समझ आया ना? आगे चले। अब जीव जगत का वर्गीकरण क्यों किया गया? जीव जगत वाला वीडियो, द लिविंग वर्ड वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप बायो अमन चैनल पर जाइए, उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पे है क्लास 11th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, वहीं पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियोस पड़े हुए हैं। दो लेक्चर्स मैंने डाले हैं, बहुत बेहतर तरीके से उसमें समझाया हूं। यहाँ पे जीव जगत का वर्गीकरण क्यों किया गया? क्योंकि पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे जीव रहते हैं। एक जीव तो है नहीं कि भैया चलो सांप बस रहता है, मनुष्य बस रहता है, कुत्ता बस रहता है, 3 जीव रहते हैं, बस इन्हीं का अध्ययन कर लो, सबके बारे में पता चल गया। ऐसे तो है नहीं, बहुत ढेर सारे जीव रहते हैं, जिसमें सियार रहता है ना, और क्या रहता है, और सुअर रहता है, कुत्ता रहता है, बिल्ली रहता है, बहुत ढेर सारे जीव है ना, गिनते गिनते मतलब तुम्हारी खोपड़ी टूट जाएगी, इतने जीव हैं। इसके बाद बहुत ढेर सारे प्रकार के पौधे रहते हैं, पादप रहते हैं। इतना छोटा पौधा घास होती है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना, फिर वैलेंटाइन वाला गुलाब आ गया है ना, फिर इसके बाद बरगद आ गया, पीपल आ गया, सिकोया आ गया, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, है ना। तो पादप और जंतु जब इतने वैरायटी के पाए गए, इतने वैरायटी के कि साला देख लो तो नाम भी याद करने में मुश्किल होती थी। और जब नाम याद करने में मुश्किल होती तो आप लोग समझिए कि हम लोग उन पौधों को, उन जंतुओं को याद कैसे करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारे पृथ्वी पर लगभग कितने मिलियन जीव पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है कि पृथ्वी पर जो हमारी अर्थ है, वहाँ पर लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं। 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लिविंग। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन, 1000, 2000, लाख, 10,000, लाख, करोड़ नहीं, मिलियन में जीव पाए जाते हैं। समझिए, इनके बारे में पढ़ना कितना मुश्किल है। अगर एक एक के बारे में पढ़ते रह जाओ, पूरी जिंदगी नहीं पढ़ पाओगे, 2-4 जिंदगी और उधार लेनी पड़ेगी तब पढ़ पाओगे, है ना। अच्छा बताओ, मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं? जल्दी बताओ। बताइए, अभी आप लोगों ने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग करिए। इसके बाद बताइए मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं। अब इनमें से जीव क्या होंगे? इनमें से जीव जो होंगे वो होंगे सजीव। अब सजीव क्या होते हैं इसके बारे में वीडियो बना दिया हूं, जीव जगत में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। ठीक है, अब जीव में क्या आएंगे? जीव में आएंगे आपके पादप और जंतु, यानी कि पादप और जंतु दोनों आएंगे जीव में। ठीक है, कंफर्म, टेक इट। आगे चलें, समझ आया ना। 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर। इनमें से परसेंटेज निकालिए। इनमें से लगभग 70%, कितने परसेंट? 70% क्या पाए जाते हैं? इनमें से लगभग 70% जंतु पाए जाते हैं। इनमें से मतलब अगर यहाँ पे 100 जीव हैं तो उनमें से 70 जीव तो जंतु हैं, और 30 जीव क्या हैं? 30 में 22 जीव जो हैं, 22% जीव वो हैं पादप। ठीक है, और जो बचे 8% हैं वो हैं आपके सूक्ष्म जीव।
अब बताइए यहाँ पे समझ आया ना। पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं। इनके बारे में पढ़ना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इनको क्लासिफिकेशन किया गया, इसीलिए इनको वर्गीकृत किया गया। बताइए, लिखने के लिए आप लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको इतना बेहतर तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा कि है ना, आपके दिमाग से, आपके अंतर आत्मा से वो आवाज़ आएगी, अच्छा ये तो मुझे आता है, ठीक है ना, ऐसे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए 70% जंतु पाए जाते हैं, इसके बाद 22% पादप और 8% सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें जंतु में 70% में सबसे ज्यादा जो जंतु होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना बेटा, बहुत बहुत वैरायटी के होते हैं, बहुत वैरायटी के। आप लोग देखे होंगे ये है, ये बहुत वैरायटी के होते हैं, मिलियंस ऑफ वैरायटी के, है ना, हजारों करोड़ों वैरायटी के होते हैं कीड़े मकोड़े। इसके बाद पादप, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें ज़्यादातर पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। अब सूक्ष्म जीव में क्या पाया जाएगा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीव क्या होते हैं, जो हम लोगों को खा पी के नष्ट कर देते हैं। अब सपोज दैट समझिए हम मर गए, है ना, भैया मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है ना, हम तो नहीं मर सकते, किसी और को मारते हैं। किसको मारें, किसी को मार दिए, समझो कोई मर गया, है ना, कोई मर गया, किसी को भी ना मारो ना, कोई मर गया, कोई है ना, कोई में कोई भी आ जाता है, ठीक है, कोई मर गया। अब उसको तुम फेंका है बाहर, तो कुछ दिन बाद देखोगे, 5-6 दिन बाद देखोगे उसकी हड्डियां बस ऐसे पड़ी रहेंगी, हमारी हड्डियां नहीं, उसकी देखना, ठीक है, ऐसे पड़ी रहेंगी, मतलब पूरा शरीर खा गया। अब देखोगे अरे बोलो इसको खाया कौन खाया, सांप कुत्ता बिल्ली, तो सब खाएगा नहीं, कौन खाएगा, वहां पे खाएगा छोटे छोटे जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव खाएंगे। कौन खाएंगे, सूक्ष्म जीव। तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.8 बिलियन में से 8% सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव। अब बताइए, इतने प्रकार के जब जीव हमारी पृथ्वी पर पाए जाएंगे तो इनको बांटना, है ना, इनको अच्छे से समझना हमारे लिए मुश्किल है कि नहीं, बताइए, हमारे लिए मुश्किल है कि आसान है, आप लोग मुझे पहले ये बताइए। अगर मुश्किल है तो ठीक है, आसान है तो और अच्छा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जंतु पादप इतने जब सूक्ष्म जीव हमारे पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं तो इनको पढ़ना, इनको समझना, इनके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए क्या है, अत्यंत मुश्किल है। क्या है बेटा, अत्यंत मुश्किल है, ठीक है, अत्यंत मुश्किल है। इसीलिए इसी कारण से ये जो थ्योरी मैंने बताया ना, इसी कारण से जगत बनाया गया, इसी कारण से इनको वर्गीकृत किया गया, इनको वर्गीकरण किया गया, इनको वर्गीकरण करके इनको बांटा गया। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, सर्वप्रथम वर्गीकरण, ठीक है। देखिए इतने जीव थे तो सब लोग, कोई कुत्ता के बारे में पढ़ लेता, कोई बिल्ली के बारे में, है ना, वो ज्ञानी बन जाता था। तो एक वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक के दिमाग में ये आता है कि जब इतने प्रकार के जीव हैं तो इनको हम बांट क्यों नहीं देते हैं, इनको बांट देते हैं, उनमें से एक जीव के बारे में पढ़ लो, मतलब सारे जीव के बारे में, उस जगत के उसमें जितने जीव आते होंगे उसके बारे में सारे पढ़ लिए। अब जैसे ये बताओ, जैसे बुलेट आती है, रॉयल इनफील्ड मेरे सामने खड़ी हुई है, ठीक है। अब कैमरा तो नहीं घूम सकता, नहीं दिखाता, फोटो वगैरह में दिखाऊंगा कभी, जब वो बनाऊंगा ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉग्स बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा। मेरी एक बुलेट है रॉयल इनफील्ड, ठीक है, थंडरबर्ड 350 है, ठीक है। वो तो खैर मैं अपनी बाइक से बदला हुआ हूँ, उसे बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत चलाने में मज़ा आता है उसको, ठीक है। जैसे बुलेट है, तो बुलेट की कंपनी जो है रॉयल इनफील्ड एक कंपनी है, उसके अंदर कई मॉडल्स आते हैं, बुलेट के कई मॉडल्स आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं जैसे थंडरबर्ड आया तो थंडरबर्ड कंपनी निकाली, नहीं, रॉयल इनफील्ड की कंपनी है, ये क्लासिक वर्जन निकालती है, क्लासिक बुलेट निकालती है, थंडरबर्ड निकालती है और बहुत ढेर सारी बुलेट्स का मॉडल देती रहती है, ठीक है। इसी तरह ये जो जितने भी पौधे जंतुआं हैं ना, इसको एक क्लासिफिकेशन में रख दिया गया, मतलब तुम रॉयल इनफील्ड के, है ना, तुम रॉयल इनफील्ड के सदस्य हो, और रॉयल इनफील्ड के सदस्य की जितनी जातियां मिलती होंगी वो सभी जातियां इसी में रखी जाएंगी। बताइए समझ आया ना, बिल्कुल बेसिक समझाया हूं। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, सबसे पहले जीवों को किसने बांटा, तो वो वैज्ञानिक हैं अरस्तु, याद रखिएगा, सबसे पहले अरस्तु, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल,
यार ये बहुत बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत कुछ वैज्ञानिक मतलब बहुत कुछ हम लोगों को दे कर गए हैं, जो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। जो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण किया, जीवों को वर्गीकृत किया। ठीक है, अरस्तु क्या किए, जंतु और पौधों को वर्गीकृत किया। अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने किया जंतु और पौधों को वर्गीकृत किया, जंतु और पौधों को वर्गीकृत किया। सबसे पहले आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसके बाद जितना भी मैं बताया हूँ उसको आप लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखिए, नोट्स अपनी बनाइए, खुद की बनाई नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके बाद सर्वप्रथम लिखेंगे, सर्वप्रथम वर्गीकरण विज्ञान में, सर्वप्रथम वर्गीकरण विज्ञान में अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और जिन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया, पौधों और जंतुओं को आपस में बांटा। इन्होंने सबसे पहले क्या बांटा, सबसे पहले इन्होंने पौधों को बांटा। क्या बांटा, पौधों को। अब इन्होंने पौधों को किस आधार पर बांटा, सबसे पहले इन्होंने देखा कि कुछ झाड़ियां होती हैं, क्या होती हैं, कुछ शाक होते हैं, शाक का मतलब जानते हैं ना, घास फूस ये सब चीज़ें ना, तो इन्होंने देखा कुछ शाक होते हैं हमारे पृथ्वी पर, कुछ शाक पाए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ हमारे पृथ्वी पर झाड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, झाड़ी जानते हैं ना आप लोग, झाड़ी का मतलब घने पेड़ पौधे, छोटे छोटे घने पेड़ पौधे है ना, उसको झाड़ी बोलते हैं, कटीले पौधे। ठीक है, झाड़ी पाई जाती हैं और कुछ बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। तो अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने इनको 3 भागों में बांट दिया पौधों को। सबसे पहला भाग बांटा शाक, छोटे छोटे पौधे जो मिले, जितने भी छोटे छोटे पौधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको बोल दिया ये शाक हैं। इसके बाद झाड़ी किसको बोला, जो छोटे छोटे घने घने पौधे, कटीले पौधे सब हो उनको झाड़ी बोल दिया। इसके बाद जो बड़े बड़े पौधे, जितने भी बड़े पौधे हैं, जितने भी बड़े पौधे हैं सबको वृक्ष बोल दिया, है ना। वृक्ष तो है लेकिन मतलब इन्होंने बाहरी आवरण को देख करके बांटा। अब कुछ वृक्ष ऐसे हैं, है ना, जो पनिये नहीं पीते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो बहुत पानी पीते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिसमें फूल लगता है, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो फल देते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो फूल फल दोनों नहीं देते हैं, है ना। ये सब इसको इनको सबको भी बांटना पड़ेगा, तो ये सब तो बांटे नहीं ये, ठीक है, ये गलत हो गया। अब नीचे देखते हैं पौधे। अब देखते हैं इन्होंने जंतु का वर्गीकरण कैसे किया। सोचो, इन वैज्ञानिक ने, अरस्तु ने कम से कम आ करके इतना किया, तो इसके पहले तक किसी ने कुछ नहीं किया था। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है आकर के यहाँ पे बताना, सभी को सेटिस्फाइड करना, पूरी दुनिया को सेटिस्फाइड करना, वही होते हैं असली लीडर। ठीक है, इसी बात पर मैं एक बात बताता हूँ। हमारा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जाकर के बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस हम लोग लेकर आते हैं। उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने सेकंड चैनल की, अपना क्या आपका ही सेकंड चैनल है, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही काम करते हैं। आपके सेकंड चैनल की लिंक दी हुई है, आप लोग जा करके उसमें बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं। और ज़िंदगी से संबंधित, कैरियर से रिलेटेड टिप्स के लिए आप लोग जाइए, कमेंट करिए। हमारे साथ साइको प्रवेश जी, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, हमारे साथ काम कर रहे हैं और वो आपको अच्छा सा अच्छा, अपना बेस्ट से बेस्ट आपको देंगे। ठीक है, तो कभी भी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग नीचे कमेंट करिए। डायरेक्टर साइको प्रवेश आपको खुद कमेंट करेंगे, खुद आपको बेस्ट से बेस्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर बायो अमन पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पर। तो कहाँ थे हम लोग, कि पौधों को इन्होंने शाक, झाड़ी और वृक्ष पर बांटा। ठीक है, शाक, झाड़ी और वृक्ष पर बांटा। ठीक है, अब जंतु को कैसे बांटा, देखिए कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें रुधिर उपस्थित रहता है। क्या रहता है, रुधिर उपस्थित रहता है। जिसमें रुधिर उपस्थित था उनको एक जगत में रख दिया, और कुछ जंतु ऐसे हैं जिसमें रुधिर अनुपस्थित रहता है, उनमें रुधिर लाल कलर का नहीं होता है, उनको अलग जगत में रख दिए। ठीक है, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो इनकी जो अरस्तु की जो मतलब कि जो वर्गीकृत का जो वो रूल था, वो क्या था, बाह्य लक्षणों के आधार पर यह पद्धति कार्य कर रही थी। ठीक है, यह पद्धति, ठीक है, यह जो प्रथम पद्धति थी, यह पद्धति बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर कार्य कर रही थी। ठीक है, ठीक है, मतलब कि इन्होंने बाहरी लक्षणों को देखा और उसी हिसाब से बांट दिया।
ठीक है, बांटना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बाहरी लक्षणों को देखकर उसी हिसाब पर बांट दिया। अब यहाँ पे सबसे एक अच्छा क्वेश्चन आता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, सबसे पहले वर्गीकरण। अब जैसे सबसे पहले चंद्रमा पे कौन गया बताइए, क्वेश्चन है आपसे मेरा, सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया, नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए। अब इधर ही ऐसे सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो आप लोग क्या बताएंगे, सबसे पहले वर्गीकरण एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने किया। ठीक है, ठीक है ना, बताइए यहां तक समझ में आया, पूरा बोर्ड भर चुका है, बताइए सबसे पहले समझ में आया। तो सबसे पहले आप लोग डालेंगे वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, वहां पे लिखेंगे सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया, जिनको एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि जो यह वर्गीकरण की यह पद्धति बाह्य लक्षणों के आधार पर कार्य कर रही थी, जिसके कारण से इस पद्धति को गलत माना गया। मतलब कि गलत क्या, मतलब कि यह पद्धति ज्यादा आगे तक सफल नहीं हो पाई। ठीक है, इसके बाद अनेक वैज्ञानिक और आते हैं, वो अपना विचारधाराएं रखते हैं। ठीक है, ये रूल है यहाँ का, अगर आप सही है तो ठीक है, अन्यथा आप साइंस क्या होती है, साइंस क्या मांगती है बताइए, साइंस का डिफिनीशन क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूं ना उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है बेटा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, मेरे साथ नहीं। मुझे क्या, मुझे सब चीजें पता है और तुम्हें नहीं पता है, तुम रिप्लाई करेंगे, और ये तुम आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो यदि कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, यदि हमसे और आपसे बात करने का सिर्फ एक ही जरिया है, कॉमेंट। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया ना, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपनी नोट्स में लिखिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जाके पहले आप लोग पूरे YouTube पे छान लीजिएगा। अगर आपको कोई भी टीचर ऐसे पढ़ाता हुआ मिल जाए तो भैया वो अगर मुझसे अच्छा पढ़ाता है तो आप बिल्कुल जाइए उसके पास पढ़िए। ठीक है, मैं सभी टीचरों का सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं भी कोई इतना मतलब प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ, मैं बस पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, पढ़ाने आया हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी जो विश्वास है ना, कहते हैं ना जो विश्वास है, मुझे एजुकेशन पर विश्वास है, मुझे नकल पैसे ये सब चीज़ों पर मुझे भी विश्वास नहीं है। ठीक है, कि पैसे देके पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी भी नहीं। ठीक है, एजुकेशन जितना तुम पढ़े उतना तुम्हें मिलेगा, उतना तुम्हारा हक है, उतना तुम्हारा हक है, और जितना तुम नहीं पढ़े उतना तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा हक नहीं है। ठीक है, इसके बाद अरस्तु आते हैं। अरस्तु अब चले जाते हैं क्योंकि इनकी साड़ी गलत हो जाती है। अरस्तु बहुत फील्ड में काम किए हैं। ठीक है, अरस्तु के कभी कारनामे देखिएगा, चौंक जाओगे, अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। इसके बाद देखिए आता है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। क्या आता है, अरस्तु के बाद आता है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, ये पद्धति बहुत ही अच्छी थी। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को इंग्लिश में बोलेंगे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताइए इसके पहले तक जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ाया उतना समझ में आया है कि नहीं, नीचे कमेंट करिए, अलग अलग कमेंट करिए। ठीक है, हमें कमेंटों का रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, किसका, कमेंटों का रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, अलग अलग कमेंट करिए, एक बच्चा कम से कम 5 कमेंट करे। ठीक है, बताइए पानी पीना है, जितने लोगों को पानी पीना है जाके पी लो, हम देने नहीं आएंगे। कोई सोच रहा होगा भैया कि पानी है ना, सर जी देने आएंगे, भैया देने आएगा, है ना, अमन भैया पानी देने आएगा, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, पानी वानी जाके पी लो। ठीक है, देखो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको किसने दिया था सबसे पहले, इसको किसने दिया था, तो इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने दिया। किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। अब देखिए कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को भी दिया, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो MCQ है ना यहीं पे बनते हैं, जितने भी MCQ में यहाँ पे सब लेते चल रहा हूँ। ठीक है, याद करना, अटेंटिव होके पढ़ो। ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। और द्विनाम
सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। अच्छा ये बताओ, जितनी लड़कियाँ लोग हैं, ठीक है, करीब 25-30% लड़कियाँ देख रही हैं मुझे, खाना कितनी लोग बना लेती हैं बताइए? खाने में आप लोग क्या क्या अच्छा बना लेती, जो मुझे पसंद। मुझे पता है क्या पसंद है, मुझे बहुत मसाले वाला अंडा की सब्ज़ी पसंद है, इसके बाद बहुत मसाले वाली पनीर की सब्ज़ी पसंद है, इसके बाद मुझे मशरूम की सब्ज़ी पसंद है। बताइए इन तीनों सब्जियों में कौन सा बहुत अच्छी सब्ज़ी बना लेती है? बताइए आप लोग तो मुझसे पढ़ रहे हैं यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैंक है हम लोग। देखो हम लोग ना मॉडर्न युग के लड़के लड़कियाँ हैं, ठीक है, ऐसे नहीं पुराने ज़माने के लड़की है, लड़के के सामने बात नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती, अबे क्या कर दिया तूने, लड़की के सामने बात कर ली, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं है, ठीक है। हम लोग मॉडर्न युग के लड़के हैं। क्या है? मॉडर्न युग के, ठीक है। कैरोलस लिनियस देखते हैं। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम जगत, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, द्विजगत मतलब इन्होंने सभी जीवों को 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों को सिर्फ एक ही पद्धति में रख दिया, दो पद्धति में, द्विजगत, दो पद्धति में इन्होंने बांट दिया। दो पद्धति में पहला पद्धति आता है पादप जगत, क्या आता है आपका? पादप जगत, और दूसरा इन्होंने बांटा जंतु जगत, ठीक है। मतलब कैरोलस लिनियस ने पादप जगत और जंतु जगत, दो जगत में ही सिर्फ जीवों को बांट दिया। पादप जगत को हम लोग जानते हैं प्लांट किंगडम के नाम से, प्लांट बोलते हैं ना, प्लांट किंगडम। इसके बाद जंतु जगत को एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। मतलब कि अरस्तु थे, एरिस्टोटल से, उनसे अच्छा इन्होंने काम किया, क्योंकि इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत को दो जगत में विभाजित कर दिया। सारे जीवों को जंतु जगत में रखा और सारे पौधों को पादप जगत में रख दिया, ठीक है। अब देखिए पादप जगत में इन्होंने, है ना, क्या क्या रखा। अब देखिए जो पादप जगत थे, अब पादप में आप लोग क्या क्या जानते हैं पता है? पादप में सबसे पहले आते हैं पेड़ पौधे। क्या आते हैं? पादप में सबसे पहले आते हैं पेड़ पौधों। इन्होंने पेड़ पौधों को किस में रखा? पादप जगत में। इसके बाद इन्होंने कवक को रखा, फिर जीवाणु को रखा किसमें? पादप जगत में। फिर लाइकेन को रखा किसमें? पादप जगत में, है ना। इन्होंने इन सभी चीज़ों को पादप जगत में ही रख दिया, जबकि ये पादप जगत के लायक नहीं है, ठीक है। पौधे बस पादप जगत के लायक हैं, कवक और जीवाणु वगैरह पादप जगत के लायक नहीं है। इसके बाद इन्होंने जंतु जगत में क्या रखा, है ना। इन्होंने जंतु जगत में क्या रखा? इन्होंने जंतु जगत में रखा जंतु को, अमीबा को, पैरामीशियम को। किसको रखा? जंतु को, अमीबा को, फिर पैरामीशियम को, फिर युगलीना को, है ना, फिर आदि, है ना। मतलब कि देखिए जंतु अलग है, अमीबा पैरामीशियम अलग है, ठीक है, इनका ग्रुप अलग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? जितने भी जंतु थे सबको इनमें रख दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने कुछ हद तक अच्छा काम किया। पादप, मैं तो नहीं कहूंगा भैया कि बुरा काम किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपनी फील्ड में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पादप जगत को अलग रखा और जंतु जगत को अलग रखा। पादप जगत में पेड़ पौधे, कवक, जीवाणु, लाइकेंस को रखा, और जंतु जगत में जंतु, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना को रखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने थोड़ा सा मतलब कि समझा, फिर इन्होंने इस वर्गीकरण को किया, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने देखा कि अच्छा ये जंतु है, ये चल सकता है, फिर सकता है, ठीक है, इसे जंतु जगत में रखो। ओ ये युगलीना है, ये भी चल सकता है, इसको भी जंतु जगत। ओ पैरामीशियम, ये भी जीव है, इसको जंतु जगत में। ओ युगलीना, ये भी मतलब कि चल रहा है, बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा जीव है, ये जंतु जगत में रखो, सबको रख दिया। इसी में सबको रख दिया, जबकि ये नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब कैसे नहीं? अब ये फ्लॉप हो गए। फ्लॉप का मतलब ये गलत हो गए। अब ये गलत क्यों हुए? इनके जो गलत हैं, हानिकारक है, मतलब जो हानि हुई इनका, ठीक है, इनको गलत इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव, इनके आधार पर इन्होंने नहीं बांटा। इन्होंने देखा कि भैया तुम जीव हो, तुम चल सकते हो, तुम बड़े हो सकते हो, बस तुमको जीव जगत में हमने ठोक दिया। ये नहीं देख रहे हैं कि ये एक कोशिकीय है, ये बहुकोशिकीय है, ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है ना, ये नहीं देखा।
तो 21 बेस पर गलत हुए। इनकी जो गलत होने की अवधारणा है वो क्या थी कि आप लिखेंगे कैरोलस लीनियस की असफलता का कारण। इनकी असफलता का कारण ये था कि इन्होंने एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को उनके आधार पर नहीं रखा, बल्कि इन्होंने सभी जीवों को, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको सभी को जीव जगत में रख दिया, जंतु जगत में इन्होंने रख दिया। इसी आधार पर इनकी जो ये अवधारणा थी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि द्विजगत वर्गीकरण पद्धति इनकी गलत साबित हो जाती है ना। अब ये जब द्विजगत वर्गीकरण पद्धति गलत होती है तो इसके बाद तीसरी आती है, कोई भैया कोई और बड़ा वैज्ञानिक होगा ना, तुम मोटे हो तो तुमसे मोटा कोई और होगा, परेशान मत हो कि अरे वो मेरा पेट निकल रहा है मैं तो मोटा, तुमसे मोटा कोई और होगा, फिर उससे मोटा भी कोई और होगा, फिर उससे मोटा भी कोई और होगा, फिर उससे मोटा भी कोई और होगा। तो सबसे पहले अरस्तु आए, दिए, फिर कैरोलस लीनियस आए, वो भी दिए, फिर इसके बाद कैरोलस लीनियस भी गलत, फिर इनसे भी बड़ा कोई चचा होगा वो भी आएगा, वो भी अपना देगा। तो इनके बाद जो नया रूल आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग पानी वानी पी लीजिए। तो बताइए आप लोगों ने पानी वानी पी लिया कि नहीं? बताइए कितने लड़कों ने पानी पिया, कितने लड़कों ने पानी पिया? बताइए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। देखिए कमेंट बॉक्स खोल के रखिए, तभी तो हम आपको हार्ट देंगे, दिल देंगे ना, बताइए, है ना, तभी तो आपको हार्ट मिलेगा। आप स्टेटस में लगाएंगे कि सर बायो अमन ने हमको हार्ट दिया, बताइए कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कमेंट करिए तुरंत, कितने लड़कों ने पानी पिया। मैं जितने क्वेश्चन पूछता हूं उसका कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स पे, अन्यथा मैं आप लोगों को लटका दूंगा फिर। ठीक है, लटका दूंगा। एक लड़का कम से कम 10 कमेंट करके इस चैनल पे जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन शुरू से पूछा पूरे क्वेश्चन का कमेंट जवाब मिलना चाहिए मुझे, अलग अलग कमेंट, अलग अलग कमेंट। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपने पढ़ा द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति पढ़ा, द्वि जगत में बढ़ गया, जंतु जगत, पादप जगत, मतलब काफी हद तक अच्छा आया। इसके बाद एक अच्छे से वैज्ञानिक आते हैं, उन वैज्ञानिक का नाम है RH, क्या नाम है? आ कैसे बन गया बताइए, बताइए कैसे बन गया? RH विटेकर, RH विटेकर, ठीक है। RH विटेकर नामक वैज्ञानिक आते हैं। ये कब आते हैं? 1969 में, 1969 में आती है। ठीक है, 69 में। तो लिखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति सन 1969 में RH विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, बताइए, दिया था। अब इन्होंने क्या किया था, इसके नाम से समझिए, 5 जगत वर्गीकरण, मतलब कि जो जीवों का जो जगत था 1.7, 1.4 से 1.7 मिलियन जो जीव थे, उनका जो जगत था ना, उनको इन्होंने कितने जगत में बांटा? इनको उन्होंने 5 जगत में बांट दिया। इसके पहले द्वि जगत में क्या किया था कि मतलब कैरोलस लीनियस ने क्या किया था कि उनको 2 जगत में बांटा, पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। बताइए, बताइए ना, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल बताइए, फ्रैंक होके बोलिए, बोलिए। पहले सब लोग प्रेजेंट ही लगवा दीजिए यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक है, ये सर आई एम प्रेजेंट सर, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, प्रेजेंट ही लगाइए। और हाँ, हमारे चैनल की कम्युनिटी चेक कर लिया करिए, क्योंकि कम्युनिटी पर हम बहुत ढेर सारे अच्छे थॉट्स वगैरह सब चीज़ें जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलता है ना हम लोगों के स्टूडियो में, वो हम लोग वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और आप लोग हमारे जो बहुत अच्छे विचार हैं, ज़्यादा अच्छे विचार हैं, उसको हम लोग सेकंड चैनल बायो अमन मोटिवेशन पे सर शेयर करते हैं। इसके बाद जो और अच्छे विचार हैं उनको इंस्टाग्राम यानी कि बायो अमन पर शेयर करते हैं। ठीक है जी, बताइए ना। तो इन्होंने क्या किया, देखिए, RH विटेकर ने जो जीव थे ना, जीव कितने थे बताइए? भूल गए ना तुम लोग, बहुत भुलक्कड़ हो। 1.4 से 1.7 मिलियन जो जीव थे ना, उनको इन्होंने 5 जगत में बांट दिया। 5 जगत में पहला इन्होंने बांटा मोनेरा जगत। ठीक है, पहले इनके 5 जगत सुन लीजिए। पहला जगत है मोनेरा, फिर दूसरा जगत आता है इनका, वो है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा? प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, इन्होंने 5 जगत में बांटा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा और ये हुआ पांचवा। तीसरे जगत को बोलते हैं कवक। ठीक है, क्या हुआ? कवक जगत। चौथा जगत है आपका जंतु जगत। पांचवा जगत है आपका पादप जगत।
ठीक है, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण में इन्होंने 5 जगत में बांटा। तो पहले सबसे पहले आप लोग जगत लिख दीजिए कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में 1669 ईस्वी में R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने जीवों को पृथ्वी पर समष्टि पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 जगत में बांटा। पहला मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत में बांट दिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए मोनेरा जगत में किन जंतुओं को रखा। मोनेरा जगत में रखा प्रोकैरियोटिक कोशिका को, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जितने भी जीव थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बताइए, अब आपको पता नहीं होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, नहीं पता ना, तो मेरे चैनल पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का शायद एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। और अगर नहीं है तो नीचे कमेंट करिए कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, भैया सर नहीं भैया, भैया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का वीडियो जल्दी से लाइए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मैं समझा बस दूंगा, बस पढ़ाऊँ पूरा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं बताऊंगा बेटा। ठीक है, बहुत टाइम हो जाएगा। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा। बेसिक समझ लो, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिनमें केंद्रक खुला होता है, मतलब बहुत पुरानी कोशिकाओं को रखा। जितने भी पुराने जीव थे ना उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका में रख दिया। अब बचते हैं 4 जगत। ठीक है, वो जगत आपका बिल्कुल से डिफरेंस हो गया, बिल्कुल से अलग हो गया। ठीक है, अब बचते हैं 4 जगत। 4 जगत को उन्होंने किस प्रकार बांटा। 4 जगत में उन्होंने सभी जगत के जो जीव थे वो थे यूकैरियोटिक कोशिका वाले। कौन सी कोशिका वाले, यूकैरियोटिक कोशिका वाले। यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं वो भी यूकैरियोटिक, जो कवक जगत के जीव हैं वो भी यूकैरियोटिक, जो जंतु जगत के जीव हैं वो भी यूकैरियोटिक, जो पादप जगत के जीव हैं वो भी यूकैरियोटिक। मतलब कि ये सभी जीव यूकैरियोटिक थे, चारों जीव। तो एक जगत तो आपका बिल्कुल से अलग हो गया, अलग हो गया ना। बचे 4 जगत। 4 जगत में जो प्रोटिस्टा जगत था जिसकी सेल यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी। ठीक है, ये जो इनमें जो यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें जो जितने भी ढेर सारे जो जीव थे वो सभी क्या थे, वो सभी थे एक कोशिकीय जीव। क्या थे, एक कोशिकीय। ये मतलब कि जो प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक सेल थी, प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव थे ना वो सभी क्या थे, एक कोशिकीय जीव। वन मतलब कि सिर्फ एक कोशिका वाले जीव थे, उनके पास सिर्फ एक सेल थी। और बाकी बचे 3 कवक, जंतु और पादप, ये क्या थे, ये तीनों बहुकोशिकीय थे। बताइए कितना बड़ा मतलब इनके पास वो आया होगा, है ना, डिफिकल्टी आई होगी, लेकिन इन्होंने रुका नहीं। ये क्या थे, ये सब बहुकोशिकीय जीव थे। ये सब क्या थे, ये सब बहुकोशिकीय थे और ये भी आपका बहुकोशिकीय था। यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ ना बिल्कुल समझते चलना, नहीं जो तुम्हारी जो होशियारी है ना सब तुम्हारे है ना जेब में घुस जाएगी। ठीक है, देखो मैं एक अलग मार्कर का यूज़ किए दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सबसे पहले जगत मोनेरा है उसको हमने अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे। समझ गए ना, ये अलग हुआ। ठीक, जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव मिलेंगे उनको किधर रखोगे, जगत मोनेरा के अंतर्गत रख दोगे। उनकी जो क्लासिफिकेशन होगी उन्हीं को पढ़ लोगे, मतलब पूरा जगत खत्म, पूरे जीव के बारे में समझ गए। इसके बाद बचते हैं 4 जगत। 4 जगत में जो प्रोटिस्टा जगत था ना वो यूकैरियोटिक था, कवक जगत वो भी यूकैरियोटिक, जंतु जगत वो भी यू, पादप जगत वो भी यू। तो इनमें से जो प्रोटिस्टा जगत यूकैरियोटिक होने के साथ साथ इस जगत में किस जीव को रखा, एक कोशिकी वाले जीव को रखा, यानी कि जिसकी एक कोशिका सेल थी, सिंगल सेल थी, उसको प्रोटिस्टा जगत में रखा। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं यदि उनकी कोशिका एक सेल की है, एक कोशिकीय जीव है, तो वो किधर रखे जाएंगे, वो रखे जाएंगे प्रोटिस्टा जगत में। कंफर्म, समझ आया। अब बचे 3 जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत। ठीक है, अब भैया देखिए ये जो कवक जगत, पादप और जंतु जगत, ये तीनों बहुकोशिकीय थे। क्या थे, ये तीनों बहुकोशिकीय थे। और जब ये तीनों बहुकोशिकीय होंगे तो इनमें और भी कुछ क्लासिफिकेशन देखा जाएगा। ठीक है, जब ये बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय और ये भी बहुकोशिकीय, तो इन तीनों में देखिएगा सबसे पहले जो कवक हैं वो परपोषी हैं। क्या है, कवक जो होते हैं वो होते हैं आपके परपोषी। ठीक है,
कवक क्या होते हैं? कवक परपोषी होते हैं, और बाकी जो जंतु और पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ये आपका स्वपोषी है और ये भी आपका परपोषी है, ठीक है। यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव कवक परपोषी है, जंतु स्वपोषी है और पादप परपोषी है। यानी कि यहाँ पे हमको देखने को मिला कि जो जंतु है, यहाँ से हमने जंतु को अलग किया, ठीक है, जंतु जगत को हमने अलग किया क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है। बताइए समझ आया ना? यहाँ पे हमने जंतु को अलग किया क्योंकि जंतु स्वपोषी होते हैं। इसके बाद कवक जगत, पादप जगत, ये दोनों बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। ये बहुकोशिकीय होने के साथ परपोषी होते हैं, ये भी परपोषी होते हैं। तो देखिए जो कवक होते हैं ना, वो जो अपने भोजन को क्या करते हैं? भोजन को वो अवशोषण करते हैं, ठीक है। इनके पेट में भोजन चला जाता है, इसके बाद वो भोजन को धीरे धीरे करके अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। और जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो भोजन को क्या करते हैं? भोजन को वो अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि उसको चबाते हैं, पेट में जाता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर वो इलिमिनेट होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये है आपका आर.एच. विटेकर यानी कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। इसको अभी फिर से मैं समझाऊंगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है आपका। तो आप लोग क्या करिए, पानी वगैरह पी लीजिए, यहाँ पे कुछ नाटक चल गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है। समझने वाली क्या बात है कि 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले आपने देखा कि इनको 5 जगत में विभाजित किया गया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। जो पहला जगत था जगत मुनेरा, जगत मुनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सभी जीवों को रख दिया ना। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। बचे 4 जगत, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक कोशिका को रखा। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका को इधर रखा गया वो एक कोशिकीय जीव था। अब बचे 3 नीचे, वो बहुकोशिकीय जीव थे। बहुकोशिकीय जीव को किस में रखा? कवक जगत में, जंतु जगत में, पादप जगत में। फिर ये तीनों बहुकोशिकीय जीव में देखा गया कि कौन जीव स्वपोषी है, कौन जीव परपोषी है। तो इनमें एक जीव मिला स्वपोषी। स्वपोषी कौन जीव मिला? जंतु। जो जंतु होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। यार कहीं गलत हो रहा है बेटा? गलत। यहाँ पे होगा पादप जगत, ठीक है। यहाँ पे होगा पादप, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, सॉरी, पादप हो गए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जंतु है ना। पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? वो परपोषी, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो, कोई बात नहीं। जो जंतु जगत है, जंतु जगत में जो जंतु होते हैं परपोषी हैं, मतलब दूसरों पर आश्रित है, पौधों पर भोजन खाने के लिए आश्रित है, जीव जंतु पर आश्रित है, ठीक है। अब जब हम परपोषी हैं और कवक भी परपोषी है, ये देखिए कवक भी परपोषी है। अब देखा जाता है दोनों में कि दोनों आखिरकार दोनों परपोषी हैं, दूसरों पर निर्भर है। तो ये खाते कैसे हैं खाना? हम तो हाथ से खाते हैं, ऐसे खा लेते हैं, फिर चबाते हैं, फिर पाचन होता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। तो ये कवक कैसे खाता है? कवक के ना कोई हाथ है, ना कोई मुंह है ना, ना कोई जीभ है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है इसके पास? इसके पास है अवशोषण करने की क्षमता। खाना इसके पेट में जाता है, कहीं पे भी रख जाता है, फिर धीरे धीरे करके अवशोषित हो जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले खाना खरीदने जाते हैं, फिर बनाते हैं, बना के परसते हैं, फिर चबाते हैं, चबाने के बाद वो पाचन होता है, फिर उसका बाहर निकल जाता है, ठीक है। बताइए यहाँ समझ में आया कि नहीं? बताइए, इधर आओ, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? देखो पानी देते हो, बताइए इतने में कोई दिक्कत हुई किसी को? इतने में किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो नीचे तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। देखिए आई होप इतना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यही है 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 जगत वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। क्या है? 5 जगत वर्गीकरण को, 5 जगत वर्गीकरण को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। क्या दी? अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। और जो अभी हम लोग जो जगत पढ़ रहे हैं वो भी यही है, 5 जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो 5 जगत का जो वर्गीकरण है इसमें अधिकांश वैज्ञानिकों ने इसकी मान्यता दी कि भैया हाँ ये बहुत हद तक ये सही है, ठीक है। इनको सही आधार पर बांटा गया है। अगर आप वैज्ञानिक हैं
ठीक है, अगर तुम वैज्ञानिक हो, ठीक है, तो क्या करो, तुम भी कोई 6 जगत वर्गीकरण ला सकते हो, 8 जगत वर्गीकरण ला सकते हो, लेकिन वो प्रूफ होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, अधिकांश वैज्ञानिकों ने मतलब कि मान्यता दी, जिसके कारण से ये जो वर्गीकरण की पद्धति है इसको हम लोग अच्छी पद्धति मानते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस पद्धति में क्या होता है कि कोशिका से लेकर के पोषण विधि तथा शारीरिक संरचना के आधार पर इस वर्गीकरण को मतलब कि बांटा गया। इस वर्गीकरण में क्या किया गया, इस वर्गीकरण में कोशिका, इसके बाद कोशिका पोषण तथा शारीरिक संरचना, कोशिका पोषण तथा शारीरिक संरचना के आधार पर आप लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण को कोशिका पोषण तथा शारीरिक संरचनाओं के आधार पर इसका वर्गीकृत किया गया, इसी हिसाब पर इसको बांटा गया। फिर लिखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। फिर इसको बारे में मोनेरा सब जगत वगैरह लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं, फिर इनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आप लोग पूरा लिखेंगे। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण, पहला लक्षण है ये कोशिका। 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण में पहला लक्षण आएगा कोशिका की जटिलता, कोशिका संरचना की जटिलता, कोशिका संरचना की जटिलता पहला आएगा। इसके बाद दूसरा आएगा, मतलब कि इन्होंने जो आर.एच. व्हिटेकर थे, इन्होंने क्या किया, कोशिका की संरचना को लेकर के, कोशिका की जटिलता को लेकर के कोशिकाओं को विभाजित किया। इसके बाद क्या किया, इन्होंने किस आधार पर बांटा, शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने बांटा। ठीक है, शारीरिक संरचना के आधार पर उनके शरीर की संरचना देखा, अच्छा ये जंतु है, जंतु में रखा गया, पादप है, पादप में रखा गया, ऐसे किया गया। ठीक है, इसके बाद पोषण विधि पर उनको बांटा गया। कैसे, पोषण विधि पर। ठीक है, कि कौन सा भैया ये घास खाता है, अच्छा, मांस खाता है, अच्छा, ये स्वपोषी है, ये परपोषी, अच्छा, ये निगलता कैसे है, अच्छा, पाचन कैसे करता है, अच्छा। ठीक है, ऐसे करके इसको बांटा गया। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण। इसमें क्या लिखेंगे, 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण के बाद कोशिका की संरचना एवं जटिलता लिखेंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या लिखेंगे कि आर.एच. व्हिटेकर ने कोशिका की संरचना एवं जटिलता को मद्देनजर रखते हुए, कोशिका की संरचना एवं जटिलता को देखते हुए, है ना, उन्होंने कोशिकाओं को बांटा, उन्होंने अपने 5 जगत वर्गीकरण को बांटा। फिर लिखेंगे शारीरिक संरचना के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने जीव जंतु के शारीरिक संरचनाओं को देखते हुए उनको उनके अनुसार बांट दिया, और इस पद्धति को इन्होंने कब दिया, 1669 ईस्वी में। इसके बाद पोषण विधि के आधार पर इन्होंने बांटा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। और देखिए, मेरा एक कमिटमेंट है, अगर ये लेक्चर 1000 लड़कों तक पहुंचेगा और 1000 लड़कों के साथ साथ इसमें 1000 के ऊपर अगर कमेंट आएंगे तो ही इसका हम पार्ट 2 मतलब कि सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, अन्यथा हम लोग सेकंड पार्ट इसका नहीं लाएंगे। 3rd चैप्टर थोड़ा सा इसी तरह हम लोग पढ़ा देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, बच्चे जाके देखें, जल्दी, जितना जल्दी 1000 पहुँच जाएगा उतना जल्दी हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। यदि ये 2-4 दिन के अंदर ही 1000 व्यूज पहुंचता है, 1000 लोग इसको देख लेते हैं, तो क्या करेंगे हम, उसके तुरंत बाद 1000 व्यूज पहुंचेगा तुरंत पार्ट 2 इसका आ जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।